यस। तो नेक्स्ट जो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है ना। ये ओम भी कोई एक साइंटिस्ट ही था, ये भी जो अपना आता गया उसके बाद। बस मेरे ख्याल से ये सब चीज़ जो है ना, ये न्यूटन साहब ने ही शुरू कर दिया था, कि जब न्यूटन ने खोज किया तो उसके बाद न्यूटन ने अपने नाम पे लॉ क्या रखा कि उसके बाद जितना भी साइंटिस्ट आया सब एक थोड़ा सा भी कुछ किया ना तो नहीं कुछ मिला तो यूनिटे अपने नाम पे रख दिया, ठीक है। तो इसीलिए अब ये ओम्स भी आया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया और अपने नाम पे एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो इस ओम साहब ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, तो इसने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो वैसे सिचुएशन में करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, फ्लोइंग FLOW होता है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए conductor is directly proportional to potential difference across its terminal, क्या कहा इसने कहा कि मान लीजिए कि ये अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर को यहां पर आपने रख दिया है 100 वोल्ट पे और इस एंड को रख दिया है 110 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V बराबर हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। अगर आपने इसको रख दिया 200 पे और इसको रख दिया 250 पे, तो यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट, क्योंकि दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस ही असल में क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो इसने कहा कि दोनों टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब है कि यहां पर जितना पोटेंशियल और यहां पे जितना पोटेंशियल है, दोनों का माइनस, दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है बुड़बक, सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कर देना बड़े में से छोटे को। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें से होकर करंट उतनी ही ज्यादा पास करेगी, उतनी ही ज्यादा दौड़ेगी। अरे जाहिर सी बात है कि यही पोटेंशियल तो है जो करंट को दौड़ा रहा है, ठीक है ना। जस्ट लाइक ऐसे समझो ना यार, कैसे समझाएं इस चीज को, बस समझ लो कि जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, देखो के मान लो कि यहां पर हमारे पास एक डैम है, क्या है, एक डैम है, और इधर कुछ भी नहीं है, इधर सूखा है, मतलब कि पूरा प्लेन है, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो इधर बहुत ज्यादा पानी, इधर बहुत कम पानी, तो क्या होगा, बहुत तेजी से इधर की तरफ भागेगा, दौड़ेगा जब यहाँ पर से डैम को खोला जाएगा। तो सेम ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है यहाँ पर भी, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा वो करंट को खींचेगा, दौड़ाएगा, ठीक है ना, और उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो इसने बस इतनी सी बात कही कि दोनों एंड पे जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, करंट उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर में होगा, लेकिन कंडीशन इसने एक लगाई है कि टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को जरूर डिफिनेशन अगर आएगा एग्जाम में, ये भी आ जाता है कभी कभी लिखने को कि राइट ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के बारे में ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होना चाहिए, क्या है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट उतना ही होगा, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां से इक्वेशन बना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हालांकि हम यहाँ डिफिनेशन से अगर देखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बनता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो हम कांस्टेंट लेते हैं ना तो वो 1/r लेना पड़ जाता है। लेकिन इसीलिए हम इस चीज को पलट के भी बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से हमारा इक्वेशन बनता है V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को यहाँ पर R से डिनोट करते हैं, ये बनता है I इंटू R या R इंटू I, यानी V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो जितना वोल्टेज ज्यादा, यहां से अगर आप देखिएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। तो अगर मान लीजिए ये हमारा इतना बड़ा कंडक्टर है तो इसका तो कुछ भी रेसिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, रेसिस्टेंस तो अपना फिक्स होगा। अब क्या है, इन दोनों के एंड पे जितना वोल्टेज ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ से साफ पता चल रहा है जितना वोल्टेज, अगर मान लीजिए कि R की वैल्यू 10 है
आर अगर सपोज 10 है तो वोल्टेज अगर 20 होगा तो करंट कितना आएगा 2, अगर वोल्टेज 30 होगा तो करंट कितना आएगा 3, वोल्टेज 4 होगा तो करंट कितना आएगा 4, वोल्टेज 50 होगा तो करंट कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से वोल्टेज जैसे ही बढ़ता चला जाएगा अगर रेसिस्टेंस फिक्स है। रेसिस्टेंस फिक्स कैसे होगा, कंडक्टर की लंबाई चौड़ाई सब कुछ हमने जो भी लगाया वो तो फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज होने लगता है। इसीलिए ओम साहब ने पहले ही कंडीशन लगा दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वैसे सिचुएशन में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेशन लिखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its terminal। उस कंडक्टर के टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना लिखने के बाद ये लिखना है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर RI या V बराबर IR, ऐसा लिख करके बस यहाँ तक में खत्म। इसके बाद कभी कभी इसमें ग्राफ भी दे देता है बनाने को, तो ग्राफ में क्या करना है, सीधी सी बात ऐसा ड्रॉ करना है। ये अगर सपोज आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है तो ग्राफ कैसा जाएगा, एकदम से स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट का। ठीक, इस पे बेस क्वेश्चन भी दिया जाता है। अच्छा, एक दो चीज और समझ लीजिए कि आर असल में क्या है, आर एक तरह की रुकावट है। आर मतलब मैंने ड्रॉ भी जब किया था इसका सिंबल रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आर एक तरह का मतलब रेसिस्टेंस एक रुकावट है। तो रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज को कम करने की कोशिश करता है, यानी करंट को कम करने की कोशिश करता है। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट कम हो जाता है किसी वायर में, उस प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और अगर हमें 1 ओम एक और चीज समझ लीजिए, इस रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ठीक है ना, किस चीज में मेजर करते हैं, तो रेसिस्टेंस को इस ओम साहब ने अपने ही नाम से इसका यूनिट भी बना दिया। लॉ तो दिया ही दिया, ऊपर से यूनिट भी दे दिया। तो इसने कहा रेसिस्टेंस को जो मेजर करेंगे वो हम, हालांकि यहां से देखा जाता तो क्या होता, वोल्ट का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर होना चाहिए, लेकिन इसने कहा नहीं, रेसिस्टेंस का यूनिट हम अपने नाम पे रखेंगे, और इसने कहा इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम। और इस ओम का एक सिंबल है, ठीक है ना, और वो सिंबल कैसा है, ऐसा है। ठीक, ओम का कैसा सिंबल है, ऐसा है। ठीक, ये ग्रीक लेटर है ओम, तो इस तरीके से इसका सिंबल हो जाता है। ठीक, अगर हम यहां से देखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आई, या फिर यहां से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर वहां तो बना हुआ ही है, उसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए, हम R अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जितना भी वोल्टेज, अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आया हमें क्या, वोल्टेज आया 10 वोल्ट, और इसमें करंट अगर मान लीजिए कि आई दे रखा है 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और रेसिस्टेंस पता करना है कितना होगा, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि 10 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर बराबर 5 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी वोल्टेज होगा दोनों टर्मिनल पे और जो भी करंट होगा, तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो रेसिस्टेंस आ जाएगा। बस एक फॉर्मूला ये याद रखिए, बाकी इक्वेशन से बाकी फॉर्मूला बना लेना है, सीधी सी बात है। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड current through a wire if potential difference is 20 volt and resistance of wire is 5 ohm। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, तो इसका मतलब है आपको पहले लिखना है करंट क्या होगा, करंट इज इक्वल टू व्हाट। अगला चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो या वोल्टेज लिखा हो तो इसका मतलब है कि V बराबर आपको दे रखा है 20 वोल्ट, लेकिन अगर रहता कि कोई एक वायर है, उसके एक एंड पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है और एक एंड पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तब वैसे सिचुएशन में V बराबर, या 30 है तो वैसे सिचुएशन में V बराबर क्या करना है, 30 माइनस 10 कर देना है। ठीक है ना। लेकिन अगर सीधा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है V बराबर डायरेक्ट दे दिया है 20 वोल्ट है। अब इस टर्मिनल पे कुछ भी है हमें मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का डिफरेंस 20 है। ठीक है। अगला चीज, आपको रेसिस्टेंस R दे रखा है कितना, 5 ओम।
ठीक है। अब हमें पता करना है आई की वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन क्या है, V बराबर आई इंटू आर। ये हमारे पास इक्वेशन, बस एक इक्वेशन याद रखिए, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वहां से जो कांस्टेंट आता है क्या आता है, आर आता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इज इक्वल टू करंट हमें नहीं पता है, और R की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 5, ठीक है। करंट नहीं पता, ये हमारा I है, I, ठीक है। और ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20/5 बराबर करंट, यानी कि हमारा यहाँ से करंट बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा कि ये वोल्ट में ना दे करके आपको मिली वोल्ट में दे देगा। ये क्वेश्चन ये क्या चीज में दे देगा, मिली वोल्ट में दे देगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस कभी मिली ओम वगैरह में दे देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि फिजिक्स का जब भी क्वेश्चन कीजिएगा तो सारे यूनिट को एसआई यूनिट में लाके कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। अगर एसआई यूनिट में बिना कन्वर्ट कर दिए तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी, आपका सोल्यूशन गलत हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। जनरली गलत ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारा कुछ सीजीएस में है तो चल जाता है, लेकिन कोई एसआई में है कोई सीजीएस में है तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर ये मिली वोल्ट में दे दिया तो पहले वोल्ट में बदलना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक। लेकिन अगर वोल्ट में दे रखा है, ये ओम में दे रखा है, तब तो सब कुछ एसआई यूनिट में है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमने अभी तक में कितना फॉर्मूला देखा, 3 फॉर्मूला देखा। सबसे पहले हमने देखा था कि वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q। दूसरा देखा हमने करंट इज इक्वल टू Q/T। तीसरा हमने देखा वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला अच्छे से माइंड में अब तक में बिठा लेना है। इस 3 फॉर्मूला पे किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो एकदम से सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगला आप देखिए, किन किन चीजों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पे किन किन चीजों का फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो कंडक्टर या जो भी रेसिस्टर है उसका लेंथ कितना है, तो ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। R का मतलब है रुकावट। जैसे मान लीजिए कि यहां से चल करके, यहां से आपको चलना है और यहां पे पहुंचना है, ठीक है। और रेसिस्टेंस मतलब रुकावट। मान लीजिए कि यहां पर 2-4 डाकू सब बैठा हुआ है, क्या है, डाकू बैठा हुआ है, ठीक। या फिर ये रास्ता खतरनाक है, तो आप क्या सोचते हैं कि जितना छोटा रास्ता उतना आसानी से किसी तरह मारपीट करके भाग जाएंगे, ठीक है। अब जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ही ज्यादा रुकावट हमारे लिए आएगी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस यानी जितना ज्यादा लंबाई उतना ही ज्यादा रुकावट, उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस, ठीक। और ये R जो होता है, दूसरा चीज, सॉरी, ये लेंथ की बात हो गई। अगला जो होता है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी को क्रॉस सेक्शन याद ना रहे तो बस एरिया लिख देना, सिंपल, ठीक है ना। एरिया भी लिख दोगे तो उसका वही मतलब हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है कि ये अगर कोई कंडक्टर है तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्रॉस सेक्शनल याद ना रहे तो बस एरिया भी लिख देना, ठीक है। इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये रेसिस्टेंस जो होता है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना ही ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इतना पतला सा रास्ता है और यहीं पे कोई एक डाकू बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो हमें तो वो देख लेगा, पकड़ के हमें पिटाई कर देगा हमारी। और अगर ये रास्ता थोड़ा सा मोटा है और यहाँ पे डाकू बैठा हुआ है या कोई पागल बैठा हुआ है तो हम इधर से ना जाकर के थोड़ा इधर से भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये समझाने के लिए है, इससे जोड़ना नहीं, बस समझाने के लिए है कि जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी रुकावट कम हो जाएगी, ठीक है ना। रास्ते की चौड़ाई जितनी बढ़ेगी रुकावट उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के रेसिस्टेंस। एरिया जितना ज्यादा रेसिस्टेंस यानी रुकावट उतनी ही कम, लंबाई जितनी ज्यादा रुकावट उतनी ही ज्यादा, एरिया जितना ज्यादा रुकावट उतनी ही कम। इनवर्सली में क्या होता है 1/, करके लिखते हैं, ठीक है। तीसरा चीज जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल,
मटेरियल कैसा है, ठीक है ना। और नेचर ऑफ मटेरियल असल में होता है, आगे हम टर्म देखेंगे, रेसिस्टिविटी, उस पर डिपेंड करता है। और चौथा जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर में क्या है, जैसे कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है, ठीक है ना। इन कंडक्टर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ने लगता है, किसमें, कंडक्टर में। जबकि सेमी कंडक्टर में इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। और इंसुलेटर में उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और एलॉय में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई इसकी रेसिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इन सब को जब हम जोड़ते हैं ना, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर एक फॉर्मूला हमारा बनता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लेंथ अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऊपर में एरिया नीचे में, ठीक है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये बनता है R इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट है रो, पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। और ये असल में क्या है, रेसिस्टिविटी कहलाती है। तो रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी, इसको हम पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। पढ़ा क्या जाता है इस सिंबल को, इस सिंबल को रो पढ़ा जाता है, ROH या रो जो भी है, ठीक है ना। ग्रीक का लेटर है, रो पढ़ते हैं। और ये है क्या, असल में रेसिस्टिविटी है, क्या चीज की, ये किसी मटेरियल की होती है। यानी कि ये जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल ही असल में क्या है, रेसिस्टिविटी है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग जैसा नेचर का मटेरियल होगा वैसी उसकी रेसिस्टिविटी होगी। और ये किसी भी मटेरियल की जो होती है ये फिक्स होती है, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो। टेम्परेचर बढ़ने घटने से यही रेसिस्टिविटी बढ़ने घटने लगती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है ना। तो इस पे इफेक्ट किसका पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है। अगर वो मेटल है तो ये चीज बढ़ने लगती है, इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। अगर वो सेमी कंडक्टर है तो ये चीज डिक्रीज करने लगती है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो बस क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। और इसमें ये हो गया हमारा, ये सारी चीज हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो वैसे सिचुएशन में अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, दोनों 1 1 हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, रेसिस्टिविटी के। रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के। अगर हम रेसिस्टिविटी किसी चीज का पता करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी बराबर एरिया इधर आएगा तो R से मल्टीप्लाई होगा, यानी R इंटू एरिया, और लेंथ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो R इंटू एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे तो रेसिस्टिविटी निकल के आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन का हमने इस्तेमाल किया है। एरिया इधर आएगा तो R इंटू एरिया, लेंथ आएगा तो डिवाइड, तो रो बराबर R इंटू एरिया अपॉन लेंथ, R इंटू एरिया अपॉन लेंथ बराबर रो, ठीक है ना। पूरे इक्वेशन को हमने पलट करके रेसिस्टिविटी को इधर और उस सबको इधर ले जाके लिख दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है क्या, ओम। एरिया का यूनिट होता है क्या, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट होता है क्या, मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा क्या, ओम मीटर। यानी रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है ना। अगर एरिया और लेंथ अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में रेसिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, ओम मीटर होगी, यानी कि रेसिस्टेंस के बराबर होगी, 1 ओम के बराबर होगी। सीधी सी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसको एंड करेंगे। अरे यार, इसको इस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं फॉर ए कंडक्टर लेंथ बराबर है 2 मीटर, एरिया बराबर है 4 मीटर स्क्वायर, रेसिस्टिविटी बराबर है मान लीजिए कि 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ये सारी चीज दे रखा है। पूछ रहा है कि उसका रेसिस्टेंस कितना होगा पता कीजिए, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ हमें दे रखा है 2 अपॉन एरिया दे रखा है 4। ठीक है, और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, ओम बनेगा। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए कि रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, और इस 2 से ये बनेगा कितना 0.9, यानी कि कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁸ ओम, इतना उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी में आगे देखिए क्वेश्चन, आगे आपको क्या करेगा कि मान लीजिए कि ये आपको लेंथ और एरिया दे रखा है, लेंथ और एरिया दे रखा है। इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, दे देगा आपको कि R बराबर आपको दे रखा है, दे देगा सपोज 4 ओम। अरे क्या कर दिया, कुछ मिटाने वाला नहीं है, ये भींगा हुआ है काफी यार। अब हम क्या करते हैं, R हमें दे देगा सपोज 4 ओम। ठीक है, मार्कर यहाँ पे था एक और, R हमें दे दिया कितना 4 ओम, और यहाँ पे पूछेगा रेसिस्टिविटी क्या होगा पता कीजिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया। क्या हो गया यार, रो इंटू एल अपॉन एरिया, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। R की वैल्यू दे रखा है 4 बराबर, रो हमें पता नहीं है, लेंथ दे रखा है 2 और एरिया दे रखा है 4। ये कितना हो जाएगा 2 2 4, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 2 बराबर रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 ओम मीटर। यहाँ से हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से कभी ऐसा होगा कि आपको, जैसे कि अभी मैंने ये पता किया, ये भी पता करके दिखाया, कभी लेंथ और ये दे देगा, एरिया बोलेगा पता करने, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव सेक्शन में पूछता है। ठीक है ना, मुझे याद है कि जब मैं आया था यहाँ जामिया का एग्जाम देने के लिए तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, अरे चाय बना रहे हो क्या? हाँ, थक गए थे। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, चलेगा ना यार? क्या हो गया इसको? क्वेश्चन ये है, इफ, क्या हो गया यार? हाँ, क्वेश्चन ये है कि अ वायर ऑफ लेंथ L and area A have resistance R। कोई वायर है जिसका लंबाई, जिसका लेंथ जो है L है, एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस R है। इफ, अगर इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया जाता है, एंड रिकास्ट, और उसके बाद वापस इसको वायर में बनाया जाता है, एंड रिकास्ट, दोबारा बनाया जाता है, इन सच ए वे, इस तरीके से, इट्स लेंथ become half, then what will be the resistance? देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस ये कहा है कि कोई वायर है जिसकी लंबाई जो है वो L है, एरिया A है, रेसिस्टेंस R है।
ठीक, उस वायर को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके दोबारा वायर बनाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसी वायर बनाई गई है कि जिसका लेंथ क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है ना। यानी नया लेंथ जो है दैट मीन्स मान लीजिए कि एल डैश जो है वो है कितना, L/2, ठीक। तो रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस R डैश कितना होगा ये पता कीजिए, ये क्वेश्चन है। यानी पुराने वाले रेजिस्टेंस से कितना गुना ज्यादा या कम हो जाएगा। एक चीज समझिए कि उसी वायर को मेल्ट करके बनाया गया है। जब भी हम मेंसुरेशन वगैरह जब आप पढ़े होंगे क्लास 9 10th वगैरह में, 9th में, तो वहां आप पढ़े होंगे कि कोई एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके छोटा छोटा स्फीयर बनाया जाता है। तो वैसे सिचुएशन में जब भी सेम मटेरियल को मेल्ट करके कोई नया मटेरियल बनाया जाता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर डेंसिटी वगैरह यूनिफॉर्म है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना और मास चेंज नहीं होना है, ठीक है ना। अगर डेंसिटी और मास सेम है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। तो यहाँ पर डेंसिटी वगैरह मान लेते हैं यूनिफॉर्म है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ। अब कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर किसी भी चीज का आप निकालते हैं, जैसे सिलेंडर का निकालते हैं, तो क्या होता है πr²h। πr² क्या है, बेस का एरिया ही तो होता है ना, एरिया इनटू हाइट, हाइट मतलब लेंथ। क्यूब का अगर निकालते हो या क्यूबाइट का निकालते हो तो क्या लिखते हो, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी क्या है, एरिया ही तो है ना, एरिया इंटू एच मतलब हाइट या लेंथ, जो भी बोलो इसको, हाइट बोलो या लेंथ बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है, एरिया इंटू लेंथ बनता है, ठीक। तो अच्छा, अगर हम यहां से देखें तो वॉल्यूम हमारा फिक्स है। तो अगर हमारा मान लो कि नया वॉल्यूम अगर हम V डैश लिखना चाह रहे हैं तो V डैश बराबर हम लिख रहे हैं क्या, V, वॉल्यूम चेंज नहीं होना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारा नया लेंथ यानी कि नया एरिया A डैश होगा मल्टीप्लाई बाय नया लेंथ L डैश बराबर क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय L, जो पुराना एरिया और पुराना लेंथ है। तो ये क्या है कि A डैश मल्टीप्लाई बाय L डैश, नया लेंथ जो है वो कितना हो गया है, L/2, पुराने वाले लेंथ का आधा हो गया है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू L, ऐसा कुछ। इस L से ये L कैंसिल हो गया, तो यानी कि नया एरिया जो होगा वो पुराने वाले एरिया का 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए कि अगर लेंथ आधा होगा तो एरिया 2 गुना हो जाएगा, अगर लेंथ 2 गुना होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर लेंथ मान लीजिए कि 1/3 होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ को आधा करेंगे तो एरिया डबल, अगर एरिया को आधा करेंगे तो लेंथ डबल, लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया आधा, ठीक है ना। एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो नया एरिया A डैश होगा वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले एरिया का 2 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात। नया लेंथ पुराने वाले लेंथ का आधा, तो नया एरिया पुराने वाले लेंथ का 2 गुना, ठीक है। ये चीज मैं समझाने के लिए क्या हूं, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखना है कि नया लेंथ जो है अगर पुराने वाले लेंथ का आधा हुआ है तो नया एरिया जो होगा पुराने वाले एरिया का 2 गुना हो जाएगा। अगर नया लेंथ पुराने वाले लेंथ का 1/3 हो जाएगा तो नया एरिया पुराने वाले एरिया का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पता करते हैं, रेसिस्टिविटी वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए कि लिखें R बराबर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L अपॉन एरिया, ठीक है। और अगर नया रेसिस्टेंस R डैश निकालते हैं तो इज इक्वल टू रो इंटू L डैश अपॉन एरिया डैश, नया एरिया इंटू नया लेंथ अपॉन नया एरिया, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू L डैश की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, L/2, और नया एरिया की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2A, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा तो दैट मीन्स L अपॉन 4A, ठीक है। यानी कि नया रेसिस्टेंस R डैश जो होगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू रो इंटू L/A, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। अच्छा, रो इंटू L/A, अगर इसको इक्वेशन हम 1 माने तो रो इंटू L/A क्या है, पुराना वाला रेसिस्टेंस है, तो नया वाला रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पुराना वाला रेसिस्टेंस, यानी पुराने वाले रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, नया रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। जबकि वायर वगैरह सब कुछ सेम है, रेसिस्टिविटी वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उसके बावजूद भी हमने क्या किया, एरिया को चूंकि डबल कर दिया है तो नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता था किसी बच्चे का कि सर आपने पीछे जो है बताया है कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब एरिया हमारा डबल हुआ है
तो रेसिस्टेंस को वन बाय हाफ होना चाहिए, बिल्कुल 1/2 होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ बेटा लेंथ भी हाफ हो गया है ना, एरिया डबल हुआ उसके बदले में 1/2 होता, और चूंकि लेंथ हाफ हुआ उसके बदले में फिर हाफ होता, तो कुल मिलाकर के 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि अगर वही वायर है, जबकि अगर मान लीजिए कि लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होती और एरिया को डबल कर दिया जाता, तब 1/2 होता, लेकिन लेंथ भी डिक्रीज किया है और एरिया इंक्रीज किया है, तब 1/4 होगा, ठीक है ना। अगर लेंथ यानी L/3 होता और एरिया 3a हो जाता तो 1/9 यहाँ पे आंसर आता, ठीक है। अगर एरिया को डबल कर देते और सॉरी लेंथ को डबल करते और एरिया को कम कर देते तो यहाँ इंक्रीज कर जाता, ठीक है ना, नया रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता। तो इस इक्वेशन पे बेस मुझे जामिया में जब हम एंट्रेंस दिए थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी, हालांकि बोर्ड में कम ही पूछता है लेकिन कॉम्पिटिटिव सेक्शन में ज्यादा पूछ देता है, तो इस पर डायरेक्ट याद रखना है रिजल्ट, ठीक है ना, कि अगर ये हाफ हुआ तो ये डबल हो जाएगा, अगर ये हाफ ये डबल, तो दोनों देखिए लेंथ के क्या होता है, लेंथ के इनवर्सली, तो यानी जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस को कम होना है, तो ये 2 × 2 यानी 1/4, ठीक है ना। अगर ये 3 होता तो ये भी 3 होता, यानी कि क्या हो जाता 3 3 जा 1/9, ठीक है ना। अगर ये 3 गुना करते, L डैश बराबर हम 3L करते, तो एरिया A डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ एरिया होता, तो वैसे सिचुएशन में नया रेजिस्टेंस 9R होता, ठीक है ना। डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, इस पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।